गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में दूसरा यूनिट वैद्युत रसायन, जिसका पूरा लेक्चर हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम इस लेक्चर में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और यह 2023 और 18 में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? विशिष्ट चालकता, जिसे हम कप्पा कहते हैं या विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं, इसे हम कप्पा से डिफाइन करते हैं। तो विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/रो। रो बराबर होता है RA/L। तो अगर हम यहाँ पे रो की वैल्यू पुट करें तो ये हमारा 1/RA/L हो जाएगा। ये L ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा L/RA। अब L जो है वो लंबाई है, लंबाई का मात्रक हो गया सेंटीमीटर। R है प्रतिरोध, जिसको हम इसका मात्रक ओम है, और A है हमारा क्षेत्रफल एरिया, जिसका मात्रक है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब यहाँ नीचे बचा ओम सेंटीमीटर, और जब यह ओम सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो ओम पे -1 की घात और सेंटीमीटर पे -1 की घात, और इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब प्रति ओम सेंटीमीटर। तो ये मात्रक हमारा कहाँ लिखा है? सी में। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? सी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है? तो ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो यहाँ पे अगर हम सोडियम क्लोराइड को जल में घोलें तो सोडियम क्लोराइड हमारा टूटता है किस में? Na+ और Cl- में। ये आयनों में टूट गया, तो ये तो विद्युत अपघट्य पदार्थ हुआ। अमोनियम नाइट्रेट को तोड़ें तो अमोनियम नाइट्रेट को जब हम जल में घोलेंगे तो यह भी हमारा किस में टूटेगा? NH4+ अमोनियम प्लस नाइट्रेट आयन, इसमें टूटेगा। इसी तरीके से नाइट्रिक अम्ल को भी अगर हम जल में घोलें, मतलब HNO3, तो ये भी जल में घुलने पे H+ बनाएगा और NO3- बनाएगा। लेकिन यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2, ये जल में घुलकर आयनों में नहीं टूटता। अतः वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन सा होगा हमारा? यूरिया, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। अच्छे चालकत्व वाले विलयन पदार्थ होते हैं तो जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, जब हम उसको पानी में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो उसके बहुत कम आयन ही, जो उसके बहुत कम कण ही आयनों में टूटते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? यह जल में घोलने पर लगभग पूर्णतया आयनों में टूट जाता है। आयनों में टूटने पर मुक्त आयन जो है प्रकट होते हैं, और ये जो मुक्त आयन होते हैं, इन्हीं मुक्त आयनों से आवेशों में प्रवाह होता है। तो अतः अच्छे चालकत्व वाले विलयन जो होते हैं वह प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। अब अगला है हमारा N/50 नॉर्मल जो है 1/50 नॉर्मलता पोटेशियम क्लोराइड विलयन की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसकी विशिष्ट चालकता 0.00275 महो प्रति सेंटीमीटर है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक होगा। तो यहाँ पे इसका सल्यूशन दिया है। कप्पा की जो वैल्यू दी है विशिष्ट चालकता, वो है हमारी 0.00275। ठीक, प्रतिरोध दिया है 400 ओम। सेल नियतांक का फार्मूला होता है R × कप्पा। तो R की वैल्यू है 400 ओम, कप्पा की वैल्यू इतनी। हमने जब दोनों में मल्टीप्लाई कराया तो आया 11106 प्रति सेंटीमीटर। अब ये 1.106 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही ऑप्शन। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि विलयन जिसमें प्रति लीटर 2.54 ग्राम CuSO4 उपस्थित है, जिसकी तुल्यांकी चालकता 91 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर है, तुल्यांक है, इसकी चालकता क्या होगी? ये हमारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। हो सकता है इस टाइप ये क्वेश्चन या इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे। तो पता है हमें कि कप्पा = होता है तुल्यांकी चालकता C/1000। यहाँ से जो λ/EQ
अगर हम तुल्यांकी चालकता निकालें तो ये हो जाएगा इंटू डब्लू। सी को हमने चेंज किया है डब्लू अपान ईवी में इंटू 1000। सांद्रता को हमने डब्लू अपान ईवी में किया है चेंज। तो यहाँ से एक वैल्यू पुट किया, तुल्यांकी चालकता की वैल्यू 91 हो गई। वेट हो गया वह डब्लू जो दिया है प्रति ग्राम 2.54। इसका हमने तुल्यांकी भार हमने निकाला है CuSO4 जो कि 159 है, और ये आयतन है 2 और इंटू हो गया 1000। जब इसका सबका हमने यहाँ पे देखिए इसका तुल्यांकी भार निकाला गया है 159 अपान 2 जिसकी वैल्यू आई है 2.9 इंटू 10 की पावर 3। तो ये 2.9 इंटू 10 की पावर -3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। अतः ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इलेक्ट्रोड जो विभव होता है वह दाब पर निर्भर नहीं करता, धातु की प्रकृति पर और उसके आयनों पर भी निर्भर करता है। क्योंकि हम जब कापर सल्फेट में कापर की छड़ लेते हैं, जिंक सल्फेट में जिंक की छड़ लेते हैं, तो वो हमारा प्लस और माइनस में क्या हो जाती है? आयनों में तब्दील होती है। तो ये धातु की प्रकृति और इसके आयनों पर भी निर्भर करता है। विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। अगला है, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। तो जो हमें पता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं, उनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। और अगर उनकी क्रियाशीलता कम है तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। तो अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम देखें तो उसमें सबसे ऊपर हमारी मैग्नीशियम होती है, फिर एल्यूमिनियम होती है, फिर जिंक होती है और फिर कापर होती है। और ये जो कापर है, ये कापर हाइड्रोजन से विद्युत श्रेणी में मतलब जो है उसमें नीचे रखा हुआ है, और हाइड्रोजन से नीचे है तो इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता क्या है? कम है। और जब ये इसकी क्रियाशीलता कम है तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। अतः हमारा सही आंसर होगा कापर। जो भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, और वही जो है HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, कौन सी धातु है इनमें से जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगी? तो हमें पता है कि जो धातु जो है वो इलेक्ट्रॉनों को जितनी आसानी से छोड़ देगी, मतलब जो धातु इलेक्ट्रॉनों को जितनी आसानी से त्याग देगी वह उतनी ही ऑक्सीकृत होगी, मतलब उसका अपचायक क्षमता उतना ही अधिक होगा। और हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितनी ऊपर होती है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। मतलब कि जिसका मानक अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह धातु उतनी आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है। जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होगा, यहाँ पे जो मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव जितना कम होगा वह उतनी ही आसानी से क्या होगी? ऑक्सीकृत होगी, मतलब उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी उतनी ही अधिक क्रियाशील होगी। अब यहाँ पे जो कापर है वो भी कम क्रियाशील है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। प्लेटिनम भी कम क्रियाशील है, और हमारी सिल्वर भी कम क्रियाशील है। प्लेटिनम भी कम क्रियाशील है इसलिए ज़्यादा महंगी है। तो जो हमारी धातु आसानी से जिसकी क्रियाशीलता अधिक है वो कौन सी है? एल्यूमिनियम। इसलिए यह धातु जो है वो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक, क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है कि जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागे उसको हम कहते हैं वो अधिक क्रियाशील है। अब इन चारों में सबसे कम मानक अपचयन विभव किसका है? एल्यूमिनियम का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा एल्यूमिनियम सही है। अगला है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? पहला, तो यहाँ पे देखिए जो कापर है वो 2AgNO3 से रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे ये सिल्वर को क्या कर रहा है? हटा दे रहा है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम देखें तो उसमें कापर हमारा ऊपर है और उसके नीचे क्या है? सिल्वर। मतलब कापर सिल्वर से क्या है? अधिक क्रियाशील है, तो वो Ag को क्या करेगा? हटा देगा। मतलब ये रिएक्शन हमारा क्या है? संभव है। अब अगर हम दूसरे रिएक्शन में देखें, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हाइड्रोजन के साथ हमारा क्रिया कर रहा है, तो ये कैल्शियम और H2O बना रहा है। लेकिन क्या यह संभव है? अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो कैल्शियम हमारा है वह हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। इसकी क्रियाशीलता क्या है?
ज़्यादा है। और जब इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन को मजबूती के साथ पकड़े रहेगा, और जब ये ऑक्सीजन को मजबूती के साथ पकड़े रहेगा तो हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, ये कैल्शियम से ऑक्सीजन को छुड़ा के ले नहीं जा पाएगा। मतलब हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से ऑक्सीजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी। तो हमारा पहला जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा क्या है, सही आंसर है। इसी तरीके से कॉपर देखें, कॉपर ऑक्साइड है और H2 है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जो कॉपर है उसकी क्रियाशीलता H2 से क्या है, कम है, हाइड्रोजन से कम है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, इसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो ये आसानी से हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, विस्थापित कर लेगा। और यही हाल है आपका आयरन का। आयरन में देखा जाए तो आयरन से नीचे जो है जितनी भी धातुएं होती हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, आयरन से नीचे जितनी भी धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और उनके ऑक्साइड को आसानी से हाइड्रोजन क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे Fe जो है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये भी क्रिया क्या होगी, संभव होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही आंसर है। इसी तरीके से 11वां क्वेश्चन है हमारा, सेल अभिक्रिया जिंक प्लस 2Ag प्लस Zn2 प्लस 2Ag का सही प्रदर्शन क्या है। तो हम यहाँ पे पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो Zn है हमारा वह किस में बदल रहा है, Zn2 प्लस में। Zn हमारा बदल रहा है Zn2 प्लस में, और ये बीच में लग गया हमारा लवण सेतु, और Ag प्लस हमारा जो बदलता है वह किस में बदलता है Ag में। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अब ये ऑप्शन हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाता है। तो अगर हम किसी भी सेल में लवण सेतु को हटा दें तो जो सेल का वोल्टेज है वो अचानक क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अचानक उसका जो वोल्टेज है वो अचानक गिरने लगता है, और अचानक गिर के क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला ऑप्शन है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। SHE जिसको कहते हैं हम मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा ऑप्शन। अगला है, रो की SI इकाई क्या है। मतलब कि तो रो हमारा क्या है, विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता रो बराबर होता है RA/L। आर क्या है, हमारा प्रतिरोध है जिसका मात्रक होता है ओम, एरिया है, क्षेत्रफल है जिसका मात्रक है मीटर स्क्वायर, और लंबाई को हमने कर लिया मीटर में, तो मीटर से मीटर कटा और क्या आ गया, ओम मीटर। तो इसका जो मात्रक है वो ओम मीटर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ए। तो 14वां क्वेश्चन सेम फिर वही क्वेश्चन है कि रो की SI इकाई क्या है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए। 15वां है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन कि Na2O, और ये हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा कि नहीं। तो अगर हम Na2O का रिएक्शन करवाएं, यहाँ पर Na2O प्लस H2 अगर करवाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से क्या है, अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन से ऊपर है, अधिक क्रियाशील है, इसकी क्रियाशीलता अधिक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित या विस्थापित नहीं कर पाएगा। अतः ये जो है हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, मतलब ये अपचयित नहीं होगा। दूसरा देखें तो MgO भी सेम वही होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो उससे Mg क्या है, इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी, मतलब यहाँ भी अपचयित नहीं हो पाएगा। और यही है आपका Al2O3, मतलब जो एल्यूमिनियम है वो भी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। यहाँ पे देखा जाए तो सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन से क्या है, कम क्रियाशील है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो एक सिल्वर है वो हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब हाइड्रोजन की क्रियाशीलता यहाँ पे ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन आसानी से इसको क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। तो यहाँ पे जो Ag2O है, Ag2O जब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अब इसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन की क्या है, सिल्वर से ज़्यादा है, तो ये O को छीन लेगा और यहाँ पे बनेगा 2Ag और ये बना देगा H2O, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 धात्विक धनायनों X, Y तथा Z के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +0.52, -3.03 तथा -1.18 वोल्ट हैं। संबंधित धातुओं की अपचयन क्षमता का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखने के लिए हम देखें अगर, तो
ये जो है याद रखिएगा आप कि जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी, मतलब सबसे ज़्यादा का मतलब जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा उसकी अपचयन क्षमता सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो मानक अपचयन विभव सबसे कम किसका है, तो ये हमारी वैल्यू है माइनस में -1.18 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू है हमारी, जेड की, XYZ है ना, नहीं सॉरी -3.03। सबसे कम मानक अपचयन विभव किसका है, -3.03। इसकी अपचयन क्षमता सबसे कम है, तो ये क्या होगा, Y जो होगा हमारा वो अधिक, इसकी अपचयन क्षमता क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इससे ज़्यादा हमारी वैल्यू किसकी है, -1.18, और ये किसकी वैल्यू है, जेड की। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जेड, और सबसे अधिक वैल्यू हमारे सबसे जो अधिक वैल्यू है वो है 0.52 जो है। तो इसकी क्षमता ये क्या हो जाएगी, सबसे कम क्षमता अपचयन क्षमता वाला होगा, तो ये हो जाएगा यक्स। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। इसी तरीके से अगला है कि क्षार धातुओं ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.06, -1.63, -0.40 तथा -0.80 वोल्ट हैं। इसमें प्रबल अपचायक कौन है। तो यहाँ पे जो प्रबल अपचायक का मतलब है कि जिसकी मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम है। सबसे कम किसका है, तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू है हमारी -3.06। इसका जो मानक अपचयन विभव है वो सबसे कम है। सबसे कम जिसका मानक अपचयन विभव होगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे अधिक होगी, और वह एक प्रबल अपचायक का काम करेगा। तो -3.06 किसका है, ए का, अतः ए हमारा क्या होगा, सबसे प्रबल अपचायक होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71 तथा -2.37 वोल्ट हैं। सबसे प्रबल आक्सीकारक, यहाँ पे पूछा है सबसे प्रबल आक्सीकारक। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा वो प्रबल अपचायक होगा। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है कि जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा वह सबसे अधिक प्रबल आक्सीकारक होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे अधिक मानक अपचयन विभव किसका है, तो माइनस में सारी वैल्यू दी है, -2.37। सबसे ज़्यादा किसका होगा, सॉरी 37 नहीं 2.73, इसकी वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा, -2.73 जो है हमारा। हम क्रम देख लेते हैं, तो सबसे कम किसका होगा, -3.05, और सबसे अधिक होगा -2.37। तो सबसे अधिक मानक अपचयन विभव कौन है, -2.37, और यह अपचयन विभव किसका है, Mg का। इसलिए जो प्रबल आक्सीकारक है वो हमारा क्या होगा, Mg+2। इसी तरीके से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम ये सब दे रखा है, युग्मों के मानक आक्सीकरण विभव इतना है, और इनमें सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन है। तो सेम वही चीज़ कि जिसका मानक अपचयन विभव जितना सबसे अधिक होगा वो सबसे प्रबल आक्सीकारक होगा। तो इसमें सबसे अधिक वैल्यू किसकी है, सबसे अधिक वैल्यू है हमारी इसमें 3. तो सॉरी यहाँ पर ये लैंग्वेज जो है थोड़ी सी चेंज कर दिया है कि युग्मों के मानक आक्सीकरण विभव, सब में क्या देता था, मानक अपचयन विभव, लेकिन यहाँ पे मानक आक्सीकरण विभव दिया है। तो जिसका मानक आक्सीकरण विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपचयन विभव में सबकी वैल्यू क्या होती है, प्लस में, हम यहाँ पे सबकी वैल्यू कर देंगे माइनस में, मतलब +3.05 है तो इसको हम क्या कर देंगे, -3.05, +2.75 है तो -2.75, +2.71 है इसको हम इसकी वैल्यू कर दें -2.71, और -2.37, मतलब यहाँ पे हम अलग से लिख दे रहे हैं -3.05, -2.75, -2.71 और -2.37। अब ये हमारा किस में चेंज हो गया, अब ये हमारा चेंज हो गया मानक अपचयन विभव में। ये सब के सब मानक आक्सीकरण विभव में दिए हैं प्लस वाली वैल्यू, इसको हमने माइनस में चेंज कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, मानक अपचयन विभव। अब इसमें जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, सबसे प्रबल आक्सीकारक। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें किसकी है। तो इस तरीके से जब भी हमें क्वेश्चन ये निकालना हो, तो मतलब अगर क्वेश्चन में आक्सीकरण विभव दिया रहे तो उसकी वैल्यू प्लस में दिया रहेगा, इसको हम किस में चेंज करेंगे, मानक अपचयन विभव में, और इसमें चेंज करने के लिए हम सबकी वैल्यू के आगे क्या लगा देंगे, माइनस।
इसके बाद देखेंगे कि जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा वो क्या करेगा, प्रबल आक्सीकारक होगा, और जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा वो प्रबल अपचायक होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 धातुएं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 1.5 वोल्ट प्लस में, -2.0 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट तथा -0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम है। तो सक्रियता का क्रम निकालने के लिए पहले हम देखेंगे मानक अपचयन विभव। तो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें मानक अपचयन विभव सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है -2.0 का, और -2.0 किसकी वैल्यू है, बी की। इसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, और इसके बाद जो है -2.0 से अधिक वैल्यू किसकी है, तो वो है 0.76। 0.76 की वैल्यू है डी की, डी हो गया। और इससे ज़्यादा वैल्यू है किसकी, 0.34 की। 0.34 किसकी वैल्यू है हमारी, सी की, ये सी हो गया। और सबसे ज़्यादा वैल्यू है +1.5 ए की। तो ये क्रम हमारा कहाँ है, BDCA मतलब बी। आंसर नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो जिसकी मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू सबसे कम होती है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, और उसी को हम कहते हैं सक्रियता का क्रम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।